हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है, तो इसको आप ध्यान से सुने। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से हमारा क्या मतलब है? द कन्वर्जन ऑफ फ्लूइड ब्लड इनटू अ जेली लाइक सॉलिड मास इज कॉल्ड कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, है ना। ब्लड की क्लॉटिंग या कोएगुलेशन से हमारा मतलब है कि जो ब्लड है हमारे ब्लड वेसल के अंदर ये लिक्विड स्टेट में फ्लूइड फॉर्म में फ्लो करता है। जब ये जेली लाइक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, है ना। अब ये जो कोएगुलेशन है इसका बेसिकली पर्पस क्या है ना, क्यों बॉडी के अंदर ये कोएगुलेशन का मैकेनिज्म हो रहा है? तो इसका जो बेसिक पर्पस है दैट इज़ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग और हेमरेज, है ना। ब्लीडिंग को रोकना या फिर हेमरेज को रोकना, दैट इज़ द पर्पस ऑफ कोएगुलेशन। क्योंकि अगर ब्लीडिंग या हेमरेज नहीं रुकेगी तो हमारी बॉडी का जितना भी ब्लड है ये पूरा का पूरा बह जाएगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे अगर ब्लीडिंग होगी तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। लेकिन ये जो कोएगुलेशन की जो प्रोसेस है ये एकदम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती। जब भी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इंजरी होती है, डैमेज होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोएगुलेशन की प्रोसेस डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इसके पहले के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर फर्दर डिटेल्स। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जो हीमोस्टैसिस है जिसको हम बोलते हैं अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, है ना। अब जब भी हीमोस्टैसिस होती है यानी कि अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग होती है तो इसके दो मैकेनिज्म हैं, एक प्राइमरी हीमोस्टैसिस, दूसरा सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। सबसे पहले जैसे ही हमारे ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं और ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती हैं। आसपास के जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। वहाँ पे ब्लड जो हमारी डैमेज एंडोथेलियम है वहाँ पे जो कोलेजन है उसके साथ में ये चिपक जाते हैं और वहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग फॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो प्लेटलेट प्लग है ये टेम्परेरी होता है और ये कुछ हद तक ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है ना। अब इसके बाद में देयर इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम परमानेंट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग ये टेम्परेरी है, लेकिन जब कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ये प्रोसेस इट बिकम्स परमानेंट, है ना। तो कोएगुलेशन बेसिकली क्या है? इसके अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं इन विच वन क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट्स अनदर इन द फॉर्म ऑफ अ कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है सीडी, है ना। तो ये एक तरीके का ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ती है एंड फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, है ना। तो अब ये जो मैकेनिज्म है दोनों, इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी हीमोस्टैसिस है इसमें प्लेटलेट्स का रोल होता है। प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट। लेकिन क्लॉट के फॉर्मेशन का काम कौन करता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब जो प्राइमरी हीमोस्टैसिस है इसमें सिर्फ टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग है, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी हीमोस्टैसिस है यहाँ पे देयर इज परमानेंट अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, है ना। अब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी हीमोस्टैसिस में दैट इज प्लेटलेट प्लग, जो कि टेम्परेरी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्लॉट। और क्लॉट क्या होता है? इट इज़ द प्लेटलेट प्लग रीइंफोर्स्ड विद स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन दैट इज़ अ प्रोटीन, है ना। तो फाइब्रिन के जो थ्रेड्स हैं ये प्लेटलेट प्लग को एंटेंगल कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लॉट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाई डजंट ब्लड क्लॉट नॉर्मली इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड लिक्विड स्टेट में होता है तो वो क्लॉट क्यों नहीं होता? और इन अदर वर्ड्स व्हाट आर द नेचुरल इनहिबिटर्स ऑफ कोएगुलेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट होने से रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं, है ना। तो जो पहला फैक्टर है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल एंटीकोएगुलेंट्स, है ना। तो जो बायोलॉजिकल एंटीकोएगुलेंट्स हैं, एंटीकोएगुलेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं, और ये बॉडी के अंदर होते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल, है ना। तो ऐसा ही एक सब्सटेंस है हेपेरिन जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। दूसरा बिकॉज ऑफ स्मूथ वास्कुलर एंडोथेलियम। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। तो ये जो एंडोथेलियम है ये स्मूथ होती है ना। तो जो स्मूथ एंडोथेलियम होती है ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती।
और तीसरा है बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। अब हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक जो हमारा ब्लड है ये क्लॉट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इनिशिएट्स क्लॉटिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है ये शुरू होती है? तो यहाँ पे स्मूथ है, तो यहाँ पे डैमेज और रफ एंडोथेलियम टू ब्लड वेसल। जब भी हमारी ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है इसमें इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है और इट बिकम्स रफ, तो यहाँ से ही क्लॉटिंग का हमारा मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। दूसरा एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो वहीं से जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन इनको हमने मेनली 4 स्टेजेस में क्लासिफाई कर दिया है। 4 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बनने की जो प्रोसेस है, दिस रिएक्शन इज लाइक अ कैस्केड इन विच वन फैक्टर एक्टिवेट अनदर फैक्टर, है ना। तो ये बिल्कुल एक सीढ़ी के समान प्रोसेस होती है कि एक दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, और इस तरीके से ये जो मैकेनिज्म है ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है इसके बनने के 2 पाथवे होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनसाइड और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है आउटसाइड, है ना। तो जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है इसको हम इंट्रिंसिक इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द इंटरनल डैमेज टू वेसल वॉल। जब हमारी ब्लड वेसल के अंदर डैमेज अंदर से हो रहा है, इंटरनली ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है दैट इज द इंटरनल डैमेज टू द वेसल वॉल, इसीलिए हम इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। और हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्सट्रिंसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इंजरी है इट इज़ एक्सटर्नल, है ना। ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं हो रही, लेकिन जो चोट है, ट्रॉमा है, ये ब्लड वेसल के बाहर से लग रहा है, और इसीलिए हम इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। अब एक और रीज़न है इनका, इंट्रिंसिक पाथवे को हम इंट्रिंसिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जितने भी जो फैक्टर्स हैं रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल। सारे के सारे फैक्टर्स जो कि ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करेंगे, ये सारे के सारे ब्लड वेसल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। बाहर से कोई फैक्टर नहीं आता है, इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ आउटसाइड एक्सट्रिंसिक टू ब्लड। इसका जो क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जब हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहाँ का जो टिश्यू डैमेज होता है, तो टिश्यू से ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये अराइज होता है ना। इसलिए हम इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया, वेदर इट इज़ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इससे फर्क नहीं पड़ता, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। Once the prothrombin activator is formed, second step is conversion of prothrombin to thrombin. ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। और चौथा है कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल फाइब्रिनोजन मोनोमर टू इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन पॉलीमर, है ना। तो ये मोनोमर का स्ट्रैंड आगे जाके पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन का ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है ना। तो बेसिकली तो ये 3 स्टेप्स होती हैं, या फिर हम इसको 4 स्टेप्स भी बोलते हैं, जिसके द्वारा ये जो मैकेनिज्म है ये ऑपरेट होता है। अब ब्लड को क्लॉट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन में, जिनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये 13 होते हैं, दे आर 13 इन नंबर। इनको हम रोमन लेटर में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज फ्रॉम 1 to 13, है ना। तो इसको जो पहला मैं फटाफट बता देती हूँ। जो पहला फैक्टर है दैट इज फाइब्रिनोजन, सेकेंड इज प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज थ्रोम्बोप्लास्टिन दैट इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ होता है कैल्शियम, फिफ्थ होता है लिबाइल फैक्टर, देन सिक्स्थ प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, अभी तक इसको प्रूव नहीं किया गया है। देन सेवंथ फैक्टर इज स्टेबल फैक्टर, देन एट्थ फैक्टर इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, नाइन्थ फैक्टर होता है क्रिसमस फैक्टर, 10th है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर,
11th इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12th इज हैचमैन फैक्टर और 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि याद होने ज़रूरी हैं, ठीक है, और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ये प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। तो एक निमोनिक है, इससे आप इन फैक्टर्स को याद कर सकते हैं। फ्रेशर्स पार्टी टुडे, FTP, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स, CLSAC, है ना, प्लीज़ हैव फन, प्लीज़ हैव फन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इनिशियल्स हैं, यहीं से क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम भी शुरू हो रहे हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनके सोर्स क्या हैं, कहाँ से ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये आते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, हमारा जो लिवर है ना, यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि लिवर सिंथेसाइज करता है इनको। तो जो मेजर सोर्स है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का, दैट इज़ लिवर। लेकिन लिवर अकेला सोर्स नहीं है, इसके अलावा भी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं दे कम फ्रॉम डैमेज एंडोथेलियम, है ना। जब ब्लड वेसल इंजर होती है तो जो हमारी एंडोथेलियम डैमेज होती है वो कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करती है। कुछ फैक्टर्स हमारे प्लेटलेट जब टूटते हैं तो वहाँ से रिलीज़ होते हैं। कुछ फैक्टर्स प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और कुछ फैक्टर्स एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये रिलीज़ करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म को देखते हैं। एक तरफ इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन तक की जो स्टेप्स हैं ये दोनों मैकेनिज्म में अलग अलग हैं, है ना। वंस द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज फॉर्म्ड, ये जो आगे के स्टेप्स हैं ये दोनों मैकेनिज्म के अंदर सेम है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, देयर इज वास्कुलर इंजरी, ब्लड वेसल के अंदर डैमेज होगा, ब्लड वेसल हमारी इंजर होगी, ठीक है। अब पहले हम इंट्रिंसिक को पढ़ते हैं, बाद में हम एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, है ना। तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म जो हमारा स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम द फैक्टर 12, और जो हमारा एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है ये हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द फैक्टर 3, है ना, दैट इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो अब जब भी हमारी वास्कुलर इंजरी होती है तो हमारी जो एंडोथेलियम है ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ब्लड वेसल के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। जब ये एंडोथेलियम डैमेज होती है तो एंडोथेलियम के जो नीचे सब एंडोथेलियम होते हैं उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज कोलेजन फाइबर्स आर एक्सपोज्ड, है ना, अभी एक्सपोज हो गए। अब ये कैलेकरिन और हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन की प्रेजेंस में फैक्टर 12 को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12, है ना। तो जो फैक्टर 12 है यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, फैक्टर 12 कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 12 के अंदर। अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है ये कन्वर्ट करता है फैक्टर 11 को इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 11, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैलेकरिन एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, एक्टिवेटेड फैक्टर 11। तो ये 12 था, ये 11 था। अब यहाँ पे 10 ना आकर यहाँ पर आएगा 9, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये जो 9 फैक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 9 है ये कन्वर्ट करता है फैक्टर 10 को इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं, 12, 11, फिर 10 ना आकर 9 है और फिर यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे जब फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 जब कन्वर्ट करता है 10 को इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10, अब जब ये फैक्टर 10 इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10, तो यहाँ पे जो को फैक्टर है दैट इज एक्टिवेटेड फैक्टर 8, है ना। तो 8 फैक्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड फैक्टर 8 भी आ गया। कैल्शियम आयंस की हेल्प में की प्रेजेंस में प्रोसेस होती है, और यहाँ पे जो प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स हैं ये भी कोफैक्टर का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्टिवेटेड फैक्टर 10, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देखें तो जब भी वास्कुलर इंजरी होती है तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये ब्लड वेसल के बाहर से आते हैं। तो जो ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यूज़ हैं इनके अंदर डैमेज होता है एंड दे रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, तभी इसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज़ द थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 7, और ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 है ये कन्वर्ट करता है फैक्टर 10 को इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। और यहाँ पे को फैक्टर कौन कौन से हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये वाला जो कि टिश्यू से आया है, एंड प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो एनी हाउ दोनों मैकेनिज्म से अल्टीमेटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 10।
अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ये रिएक्ट करता है फैक्टर 5 के साथ में, ठीक है, एंड फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम द प्लेटलेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, है ना, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म से बनता है ना। और ये जो रिएक्शन है ये कैस्केड के समान है, जिसमें कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। नाउ वंस दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज फॉर्म्ड, ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, है ना। तो अब ये थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है तो ये थ्रोम्बिन अपने ही फॉर्मेशन को ये और स्टिमुलेट करता है, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर थ्रोम्बिन। और दूसरी तरफ ये जो फैक्टर 5 है इसको ये एक्टिवेट करता है, जो कि अगेन फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर थ्रोम्बिन, है ना। तो ये प्रोसेस को क्या हो रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व। अपने ही सिंथेसिस को ये बढ़ाता है और फैक्टर 5 को एक्टिवेट करके ये इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर थ्रोम्बिन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर ये जो थ्रोम्बिन बना है जो कि स्टेप 2 था हमारा, ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को इनटू फाइब्रिन मोनोमर, है ना। तो ये स्टेप 3 था, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर। अब फाइब्रिन मोनोमर यानी कि सिंगल थ्रेड, दिस फाइब्रिन मोनोमर इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, है ना, पॉलीमराइजेशन होता है इसमें और बहुत सारे फाइब्रिन के थ्रेड्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइब्रिन पॉलीमर, है ना। और ये जो रिएक्शन है इट टेक प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 13 दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में होता है एंड अल्टीमेटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं क्लॉट। तो ये जो क्लॉट यहाँ पे बन रहा है ये परमानेंट क्लॉट है और जो हीमोस्टैसिस में जो प्लेटलेट प्लग जो कि क्लॉट प्लग बनाते हैं उसको हम टेम्परेरी क्लॉट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो क्लॉट बन रहा है जो कि फाइब्रिन पॉलीमर का है दैट इज द परमानेंट क्लॉट, है ना, यहाँ पे परमानेंट क्लॉट बनता है। तो क्लॉट बेसिकली है क्या, इट इज आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स ट्रैप्ड इन फाइब्रिन मेशवर्क। फाइब्रिन के धागे के जाल के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्लग अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लॉट, है ना। अब एक बार जब क्लॉट बन जाता है उसके बाद में विदिन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ये जो क्लॉट है ये सिकुड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ से हल्का सा एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड ऊज होता है जिसको हम बोलते हैं सीरम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब है क्लॉट जितना भी बना है उसका जो वॉल्यूम है ये 40% तक ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्लॉट डिक्रीज होता है ना, और जो प्लाज्मा है ये ऊज करता है और इस पूरी प्रोसेस में जो प्लेटलेट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो क्लॉट रिट्रैक्शन का जो मकसद है ना, दैट इज़ टू फैसिलिटेट फास्टर हीलिंग। जो हीलिंग है इसकी जो प्रक्रिया है ये इन्हेंस हो जाती है, ये फास्ट हो जाती है ना। अब अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेप है हीमोस्टैसिस का दैट इज़ फाइब्रिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना और फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन एक क्लॉट है ना। तो फाइब्रिनोलाइसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन या फिर लाइसिस ऑफ द क्लॉट। तो ब्लड वेसल के अंदर ये प्रोसेस होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर क्यों ये प्रोसेस हो रही है, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन गया है तो उस क्लॉट को अब सर्कुलेशन से रिमूव भी करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। तो ये क्या करती है, फाइब्रिनोलाइसिस का जो बेसिकली फंक्शन क्या है, टू रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल, है ना। तो ब्लड वेसल से क्लॉट जो बना है वो फाइनली इट इज रिमूव्ड, है ना। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो प्लाज्मिनोजन है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड थ्रोम्बिन। नाउ वंस दिस प्लाज्मिन बिकम्स एक्टिवेटेड ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिन को जो कि हमारा क्लॉट है इनटू फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, है ना। यानी कि ये जो फाइब्रिन है उसको क्या कर देता है, ये तोड़ने का काम करता है, लाइसिस का काम करता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है जो कि आप आंसर कर सकते हैं एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डज द ब्लड डज नॉट
क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।